Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about component of ecosystem. एजुकेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम इकोसिस्टम के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले आप इकोसिस्टम के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी। इकोसिस्टम के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इस परितंत्र का निर्माण पादपों, जंतुओं व सूक्ष्मजीवों के मिलने से होता है। अर्थात इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण अनेक प्रकार के अजैविक कारकों, भौतिक व रासायनिक कारकों, पादपों, जंतुओं व सूक्ष्मजीवों के मिलने से होता है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण इन दो घटकों के मिलने से ही होता है। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं सभी हरे पौधे और कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं सभी जंतु एवं परपोषी पादप। और अपघटक दूसरा है अजैविक घटक। इसके अंतर्गत आते हैं अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायवीय कारक। अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। और कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और जलवायवीय कारक के अंतर्गत आते हैं तापमान, प्रकाश, वायु, मृदा, आर्द्रता। हम पहला पढ़ते हैं जैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सजीवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु आदि। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वपोषी घटक और दूसरा है विषमपोषी घटक। हम पढ़ते हैं स्वपोषी घटक के बारे में, अर्थात इसे हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। स्वपोषी घटक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। या ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम स्वपोषी घटकों में सम्मिलित करते हैं। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 व जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट बनता है हमारा 6C6H12O6 प्लस 6O2 के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया, उदाहरण के तौर पे नॉन स्टॉक। इसके अंतर्गत सभी स्वपोषी जीव आते हैं, अर्थात सजीव आते हैं। ये उन कार्बनिक पदार्थों को ये संचित कर लेते हैं व इन्हीं कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर अन्य सभी जीव अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम दूसरा कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, आवर कंज्यूमर, विषमपोषी घटक या उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति
करते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम विषमपोषी होते हैं, जैसे खरगोश, चूहा, मेढक, शेर, मनुष्य आदि। ये जीव या तो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अन्य दूसरे जीवों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो विषमपोषी जीव होते हैं, ये या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पादपों और जीवों पर ही निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। इसी कारण इन्हें डीकम्पोजर कहा गया है। कंज्यूमर, इसका मुख्य कार्य होता है एनर्जी को इंक्रीज करने का। ये इसके अंतर्गत वे सभी एनिमल्स जो एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, ये भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर तथा डीकम्पोजर फूड चेन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अंतर्गत 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड होता है टर्शरी कंज्यूमर। कंज्यूमर का तो मुख्य कार्य होता है हमारी जितनी भी एनर्जी होती है उसे हम इंक्रीज करने का है। प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन डायरेक्ट प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं या फिर अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, तृणभोजी पतंगे, टिड्डी इत्यादि जो पत्तियों व कोमल तने को खाते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे कीट, चूहे, हिरन, खरगोश, चिड़िया, बकरी इत्यादि। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, अर्थात ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। या फिर इन्हें हम मांसाहारी भी कह सकते हैं, प्रथम श्रेणी मांसाहारी भी कह सकते हैं। जैसे मेढक, लोमड़ी, सर्प, भेड़िया, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि। थर्ड पढ़ते हैं टर्शरी कंज्यूमर अर्थात तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। और फिर वे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे मांसाहारी ऑर्गेनिज्म को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इन्हें सर्वोच्च मांसाहारी भी हम कह सकते हैं। ये स्वयं किसी अन्य जंतु द्वारा नहीं खाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वोच्च मांसाहारी कहा जाता है। जैसे बाज, शेर, चूँकि मनुष्य सभी जीवों अर्थात प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा गया है। जैसे सांप मेढक को खाता है और गिद्ध सांप को खा जाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, डीकम्पोजर अर्थात सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी या अपघटक। वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अर्थात जो मृत शरीर को सड़ा देते हैं वे डीकम्पोजर कहलाते हैं। अर्थात जिस समय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाते हैं, तो तब हमारा जो बॉडी होता है वो डीकम्पोज होने लगता है। फिर इसमें से बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि ये जीवाणु तथा अनेक प्रकार के कवकों के भोजन के रूप में काम आ सकता है। वे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एंड एनिमल्स के डेड बॉडीज़ के कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करके अपना भोजन प्राप्त करता है, डीकम्पोजर कहलाता है। फिर बैक्टीरिया तथा फंजाई डेड बॉडीज़ के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल फिजिकल कंपोनेंट्स में प्रोड्यूस कर देता है। ये सिंपल फिजिकल कंपोनेंट्स
फिर इन्वायरमेंट में जाकर मृदा में मिल जाते हैं और फिर इन्वायरमेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। इस क्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इस डिकम्पोजिशन की क्रिया में जो एनर्जी इंक्रीज होती है उसे प्रोड्यूसर अपनी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में काम आ सकती है। अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र के दूसरे घटक अर्थात अजैविक घटक के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में उन कारकों को सम्मिलित किया गया है जो जैविक घटकों के वितरण, संरचना आदि को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम निम्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थात अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं तथा पादपों के चक्रण में भाग लेते हैं। किसी भी दिए गए समय पर किसी भी परितंत्र के इन पदार्थों की मात्रा भी निश्चित होती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि सम्मिलित हैं। और दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत वे पदार्थ परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत वे सब्सटेंस आते हैं जो बायोटिक्स एंड एबियोटिक फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप को स्थापित करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल है जलवायवीय या भौतिक कारक। इन कारकों के अंतर्गत भौतिक कारकों जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा, नमी तथा मृदीय कारकों जैसे मृदा, पीएच, मृदा संरचना आदि को सम्मिलित किया गया है।